सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं सौरभ तिवारी। पिछली क्लास में मैंने भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इस बारे में बात किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले वीडियो देखिए और उसके बारे में समझिए। ठीक है, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो बेसिकली इस प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन, राजनैतिक धार्मिक मूल्यों का उल्लेख है, धार्मिक नैतिक मूल्यों का उल्लेख है और जो संविधान का आधार है। ठीक है, अब ये संविधान को बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ से आया, ये चीज़ के बारे में भी हमें जानना चाहिए। और इसकी जो भाषा शैली है वो किस देश पे आधारित है, किस देश के संविधान पे आधारित है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो जो ये प्रस्तावना का विचार है, इसका विचार जो है हमें अमेरिकी संविधान से आया। अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना का विचार आया। अमेरिकी संविधान 1787 में बनकर तैयार हुआ था और सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में ही प्रस्तावना को जोड़ा गया था। उसके बाद अन्य देशों में जोड़ा गया, उनमें से भारत भी एक था। ठीक है, अब प्रस्तावना जो है इसको संविधान का सार भी कहते हैं। संविधान का सार भी कहते हैं इसको। एक प्रख्यात न्यायविद थे एन.ए. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाला, इन्होंने संविधान का प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम्स वगैरह में ये पूछ लेता है कि संविधान का परिचय पत्र इनमें से किसने कहा, और उसमें ऑप्शंस रहते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा, एन.ए. पालकीवाला। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अब हम प्रस्तावना की ओर देखते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो भारत है उसका पूरी प्रस्तावना में सिर्फ 2 बार उल्लेख है भारत शब्द का। ठीक है, और जो इसमें धर्मनिरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, इसमें एक संविधान संशोधन हुआ था 1976 में।
इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला तो था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान संशोधन कैसे हुआ इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसके अब कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, संविधान के अधिकार स्रोत। प्रस्तावना हमारी कहती है कि भारतीय संविधान जो शक्ति अधिगृहित करता है वह हम भारत के लोगों से उसको शक्ति मिलती है। ठीक है, और इसका दूसरा जो है प्रकृति। प्रकृति कैसी है? तो इसकी जो प्रकृति है वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता वाला एक गणराज्य बनाने वाली इसकी प्रकृति है। ठीक है, और न्याय, अगला जो है न्याय। भारत के सभी लोगों के लिए एक समान न्याय व्यवस्था ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तिथि कब लागू हुआ? नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, उल्लेखित कर दिया गया था। हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि 26 नवंबर 1949 को अगर संविधान को उल्लेखित किया गया तो उस दिन लागू क्यों नहीं किया गया था। इस बारे में हमने बात किया था पिछले लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके उसको देखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था वो था मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कैबिनेट मिशन के बारे में, तो उसमें मैंने थोड़ा सा कम क्लियर किया था, उसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जो कैबिनेट मिशन था ये भारत कब पहुंचा था, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कभी कभार प्रीलिम्स वगैरह में और अन्य एग्जामों में पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब पहुंचा था। तो ये डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा था और 16 मई 1946 को इसने अपनी योजना तैयार की थी। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। सदस्य जो थे 3 थे।
जो सदस्य थे वो थे लॉर्ड पेथिक, लॉरेंस स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जो ये लोग 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे थे और 16 मई 1946 को इन्होंने पहली रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था वहाँ पे, लेकिन मैंने क्लियर नहीं किया था, डायरेक्ट 1946 कैबिनेट मिशन 1946 बोल के आगे मैं इसमें बढ़ गया था। और योजनाओं के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार इन्हें बनाया गया था। और जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, राष्ट्र ध्वज जो है हमारा। ठीक है, और एक चीज़ ये थी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये हमने डिस्कस किया था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण ये है कि जो डोमेनियन विधानमंडल था उसकी संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 17 नवंबर 1947 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर। ठीक है, ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम वापस आते हैं, प्रस्तावना हम पढ़ रहे थे और उसी में हम आते हैं वापस। प्रस्तावना हमने देखा, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला तो है संप्रभु। संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए। संप्रभुता शब्द का अर्थ ये होता है कि जो हमारा देश है वो किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। ठीक है, वो पूर्णतः जो है स्वतंत्र है और वो अपने जो कार्य है वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। उसमें किसी बाहरी देश का या बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं है। संप्रभुता शब्द से आशय ये चीज़ है। ठीक है, दूसरा जो शब्द है वो है समाजवादी। समाजवादी, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था इस शब्द को। हालांकि जो समाजवादी शब्द है के लक्षण जो हैं वो पहले से भी संविधान में अंतर्निहित थे। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बतलाया गया है। उसमें जो जो ये समाजवादी शब्द है इसके जो लक्षण हैं वो अंतर्निहित पहले से थे, लेकिन इसको स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, क्योंकि समाजवाद 2 तरह का होता है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद, एक होता है साम्यवाद समाजवाद। साम्यवाद समाजवाद में बेसिकली होता क्या है कि जो अमीर वर्ग होता है और गरीब वर्ग होता है, तो अमीर वर्ग से गरीब वर्ग अपने सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं, साम्यवाद समाजवाद होता है, जैसे कि रूस वगैरह देशों में ऐसा होता है। लेकिन भारतीय समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण शब्द की ओर आते हैं, धर्मनिरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से आशय इस बात से है कि हम अपने धर्म की पूर्णतः उपासना कर सकते हैं, स्वतंत्रता उपासना कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, सरकार की नज़र में सभी धर्म एक समान है, सरकार का कोई खुद का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष सबसे बेसिकली आशय यही है। ठीक है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष का आशय मतलब सरकार की नज़रों में एक समान सभी धर्म है, सरकार का कोई खुद का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बतलाया गया है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र इसको डेमोक्रेसी भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये डेमोक्रेसी जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक डेमोस प्लस क्रारिया। ये दो अलग अलग ग्रीक शब्द हैं, उनसे मिलके बना हुआ है। डेमोस का मतलब होता है लोग और इसका शासन। ठीक है, मतलब लोगों का शासन, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन हो गया। अब लोकतंत्र जो है दो तरह होते हैं, प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता है वो सीधे शासन करती है, उनमें को वो खुद का कोई प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, सीधे शासन करते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ ऐसी व्यवस्था है। और अप्रत्यक्ष जो होते हैं उसमें लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर वो शासन करता है, कानूनों का निर्माण करता है और देश को चलाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो दो तरह के होते हैं। राष्ट्रपति के अधीन संसदीय लोकतंत्र। राष्ट्रपति के अधीन और संसदीय लोकतंत्र। जो भारतीय लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भारतीय जो लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है। इसके बाद फिर जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है वो ये है गणतंत्र। गणतंत्र गणतंत्र देखिए, कोई भी राजनीतिक सत्ता है अगर तो वो दो तरह की हो सकती है, या तो राजशाही होगी, कोई भी राजनीतिक सत्ता या तो राजशाही होगी या तो गणतंत्र होगी। ठीक है, राजशाही में राजा और रानी ही मुख्यतः शासन करते हैं और वही देश को चलाते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, है ना। गणतंत्र में दो तरह से सरकारें चुनी जाती हैं, या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, गणतंत्र में एक बात और ध्यान रखिएगा कि गणतंत्र में किसी विशेष वर्ग का विशेषाधिकार नहीं होता है और यहाँ जो लोगों का सीधे शासन होता है, कोई मतलब विशेष व्यक्ति को नहीं होता। जैसे कि ब्रिटेन वगैरह में राजा होता है, वो शासन चलाता है,
इस तरह यहाँ व्यवस्था नहीं होती। गणतंत्र में ये होता है कि लोगों के द्वारा ही शासन होता है, लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और फिर उसके माध्यम से शासन होगा देश में, ठीक है। और राजशाही तो मैंने क्लियर ही किया कि राजशाही में राजा या रानी देश के शासक होते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है न्याय। न्याय जो है, हमने प्रस्तावना में देखा था 3 तरह की न्याय की बात हुई है। पहला तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक न्याय से आशय इस बात से है कि भारत के जो लोग हैं उनसे उनके वर्ग विशेष, लिंग, धर्म के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, सरकार की नज़र में सभी धर्म सभी वर्ग एक समान है। ठीक है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक के कारण, मतलब उनके आर्थिक स्थिति के कारण उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। और राजनीतिक न्याय से आशय है कि सभी के लिए एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है। और सभी के लिए सरकार जो है एक समान होगी और सरकार का जो बिहेव होगा, जो सरकार का रवैया होगा, सभी वर्गों के लिए एक समान होगा। ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये 1917 के रूसी क्रांति से प्रभावित है। के रूसी क्रांति से प्रभावित है। ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण शब्द है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शब्द से आशय है कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की गतिविधियों में बिना रोक टोक उसको कार्य करने दिया जाए और उसकी जो स्वतंत्रता को प्रभावित ना किया जाए। स्वतंत्रता शब्द से विशेषता यही आशय है। स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकार में, हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसमें स्वतंत्रता के जो है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता व्यक्ति को, स्वतंत्रता जो है उसके बारे में हम मौलिक अधिकार में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगला जो है वो है समता। सभी व्यक्ति वर्ग के लिए एक समान अवसर होंगे और सरकार जब भी कोई लोक नियोजन करेगी या विधि हो गई, सरकार के विधि शासन न्याय व्यवस्था हो गई, उसमें सभी व्यक्ति वर्गों के लिए एक समान अवसर दिए जाएंगे, उनमें समता का भाव रखा जाएगा। ठीक है। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।